देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। खास पेशकश में हम बात करेंगे बीजेपी की हार पर मंथन, जीत की तैयारी पर। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने 2014, 2001, 2019 और 2022 के चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितना वोट परसेंट 2014, 2017, 2022 में बीजेपी के पक्ष में था, 2024 में भी बीजेपी उतना वोट बैंक पाने में सफल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले थे। 80 सीटों वाले राज्य में बीजेपी के खाते में सिर्फ 33 सीटें आई थी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां हम अति आत्मविश्वास में रहते हैं, लगता है कि जीत ही रहे हैं, वहां कई बार चोट पहुंच जाती है, जिसकी वजह से विपक्ष उछल कूद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 500 वर्षों का इंतजार खत्म किया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ डबल इंजन की सरकार ने सपना साकार किया। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव जीतेगी। हालांकि 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक ने धमाकेदार प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी को नुकसान हुआ। 13 में से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में आई हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल की है। उपचुनावों के साथ ही सीएम योगी ने यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमें जीत का सिलसिला 2027 में भी जारी रखना होगा। इसके लिए आज से संकल्प लेना होगा। जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से 64 सीटों पर, 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है। ये मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। सबका साथ और सबका विकास, लोक कल्याणकारी योजनाओं की किसी भी योजना में आप देख सकते हैं, क्या राशन की योजना, क्या मकान की योजना, क्या हर घर शौचालय की योजना, चाहे हर घर नल की योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड या किसी भी अन्य योजना में, उज्ज्वला योजना की हो योजना हो, कोई भी योजना हो, क्या किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ? जाति, मत, मजहब के आधार पर, चेहरा देख करके किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं। ये सारी योजनाएं बिना भेदभाव के हर तबके को दी गई। और हमें आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नाम बदल दिया। और इस बार जब मैं वहां गया था, हमारे वहां मुख्यमंत्री श्री असीम और उन्होंने मेरे सामने इस बात को रखा। हमने उसी दिन कहा कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज फिर से जाना जाएगा। और हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण उसी समय। तो आपने सुना जेपी नड्डा को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दरअसल सीएम ने मोटिवेट किया है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो परिणाम लोकसभा में मिले उससे निराश ना हो, बल्कि आगे को लेकर अब काम करना होगा। संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के जीत का क्रम लगातार जारी है। इस बात को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट होना चाहिए। तो हार पर मंथन भी हुआ।
और जीतने का प्लान भी तैयार हुआ कि कैसे आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ना आकर जीत की ओर अग्रसर होना है। इन तमाम बातों पर विचार विमर्श हुआ है, चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री ने मोटिवेट किया है कार्यकर्ताओं को और कहा कि क्रम जो जीत का है बीजेपी का लगातार चल रहा है, बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे कैसे हम बेहतर कर सकते हैं इसे समझने की आवश्यकता है। तो जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रदेश के सीएम की तरफ से कार्यकर्ताओं को दी गई है। लोकसभा के रिजल्ट के बाद बैकफुट पर ना आए, बल्कि आगे मेहनत करें, कैसे आगे हम जीत की तैयारी कर सकते हैं, इस पर फोकस जरूरी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनम्र सेन सिंह हैं। विनम्र सेन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हेमंत मिश्रा हैं। हेमंत मिश्रा जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता अवनीश त्यागी हैं। अवनीश त्यागी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले विनम्र सेन जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक चर्चा पर जाऊंगा। कैसे बीजेपी के इस मंथन को देख रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उसको आप कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त के लिए? निश्चित तौर पर सौरभ जी, ये मोटिवेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय बहुत आवश्यक था। भारतीय जनता पार्टी का अचानक से एक 10 वर्षों से जो बूम था, वो अचानक से इस लोकसभा के चुनाव में 2024 में उसको उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा झटका लगा, बड़ा झटका लगा। इस बड़े झटके के बाद फिर अभी उपचुनाव के रिजल्ट आए, देखिए आप, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक निराशाजनक स्थिति अपने लिए देखने को मिली। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आहत हुआ होगा और डाउन हुआ होगा। उस मनोबल को ठीक करने के लिए, उस कार्यकर्ताओं में फिर से उत्साह भरने के लिए ये बैठक और योगी आदित्यनाथ का आज का उद्बोधन खास तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कारगर साबित होगा। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ तो लगातार 7 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी निरंतर काम कर रही है, पार्टी क्षेत्र में रहकर, जनता में रहकर और जमीनी स्तर पर कार्य करती है। उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के चुनाव में या अभी के उपचुनाव में मिली है, उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव नहीं था उस तरह से, लेकिन और जगहों पर उपचुनाव में हार मिली, उत्तर प्रदेश में 24 में हार मिली, तो इसका मंथन, ये सही रोग सही पकड़ा गया कि नहीं, क्या रोग था, किस कारण से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई, ये ज्यादा महत्वपूर्ण देखने की बात आएगी। अभी जैसा कि रोजगार, अभी उनके मैनिफेस्टो में आपने जो जारी किया उन्होंने प्रपत्र भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें देखिए नीट और पेपर लीक के मामले का भी हवाला दिया। तो शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जो गलतियां थी, जिससे कि लोग उनसे जो अपना होने के बाद भी दूर हो रहे थे, वो शायद सुधार की तरफ भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं आपके पास आऊंगा। अब अवनीश त्यागी जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। क्या तैयारी, किस तरीके का मंथन हुआ और क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग आगे के लिए? अब अवनीश, आपको अनम्यूट करना होगा, शायद आप म्यूट हैं सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही आवाज, आप बोलिए। हेलो, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या हारे, हर चीज से सीखती है कुछ। और इस बार चुनाव, इसको हारना नहीं कहेंगे, हारना इसलिए नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी अपेक्षाएं थी, खास उतने नतीजे, उतने पक्ष में हमारे नहीं आ सके। तो उस जो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, तो उसका समीक्षा करना,
का चिंतन करना, अपना मंथन करना, उससे सबक लेना, कमियों को तलाशना, दूर करना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का कार्य योजना का हिस्सा है और ये काम हमने शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में नहीं है जो ईवीएम को ठीकरा फोड़े, किसी और चीज पर ठीकरा फोड़े, ऐसा नहीं। हम अपना आत्मविश्लेषण करते हैं, मंथन करते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रयास आज हुआ है। उससे पहले समीक्षाएं व्यक्ति हो चुकी हैं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मार्गदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री ने, उप मुख्यमंत्रियों ने, मतलब सभी ने कुल मिलाकर एक कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, नतीजे निकाले और ये कहा कि हम कहीं गड़बड़ नहीं है, हम इतने गड़बड़ नहीं है जो कमजोरी मानी जाए, हम इतने नहीं है कि जो लोग विपक्ष इतरा रहे हैं अपने फैसले पर, हम उसे कवर करेंगे और कवर करेंगे तो निश्चित रूप से हमने अपने अगले लक्ष्य रखे हैं। सबसे पहला लक्ष्य चुनाव का है, 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और 27 का लक्ष्य तो है ही है। तीसरी बार सरकार बनाने का जो हमारा फैसला है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो नारा भी दे दिया 300 पार का। तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निचले स्तर से, बूथ स्तर से काम का शुरू करेगा और जनता के बीच जाएगा, अपनी कमजोरियों को संभाल लेगा, दूसरों की अच्छाइयों, कुछ चीजें बात रही उनको पकड़ेगा, जनता की सुविधाओं को सुनेगा। ये संपर्क संवाद का जो काम है उसको और गति देकर हम जल्दी बैकअप करेंगे और ये कमबैक ऐसा होगा कि 2027 से पहले चुनाव और 2027 में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ये लक्ष्य लेकर हम आज से जुड़ गए। चलिए, हेमंत मिश्रा जी, क्या कहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जो नब्ज है वो पकड़ना मुनासिब नहीं समझा। मेरा अपना अनुमान है कि जिन मुद्दों के आधार पर आप 2014, 2019, 2022 में चुनाव लड़े हैं, उन मुद्दों से जनता को लाभ नहीं मिला। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी से विमुख हुआ और जो उस जन समाज जो विमुख हुआ उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने वही जमीनी मुद्दे जिनको वास्तविकता में जरूरत है, जनता को आवश्यकताएं हैं, उनको उठाने का काम किया और आज वो अपने आप को राइज करने की पोजीशन में है। जिस तरीके से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना का नाम लिया, अपनी उज्ज्वला योजना का ही अगर वो आत्म अवलोकन कर ले तो शायद कुछ स्थिति उनकी क्लियर हो जाए। मुझे लगता है कि उज्ज्वला योजना का जिस तरीके से ढिंढोरा पीटा गया उस तरीके से लाभ जो है वो जनता को नहीं मिला। जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई उस तरीके से उन रोजगारों का भी कोई प्रबंधन किसी प्रकार का कभी नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त मैं और दूसरी बात भी इसमें कहना चाहूंगा, अवनीश त्यागी जी तो वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, मैंने उनको सुना भी है कई जगह पर। जो रोजगार उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का युवा जब पलायन को मजबूर होता है तो ये एक सोचनीय विषय हो जाती है कि आपकी सत्ता को प्राप्त किए हुए काफी लंबा समय हो गया लेकिन अभी भी ऐसा कोई भी कार्य युवाओं के लिए भी नहीं किया गया जिससे उनको रोजगार सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाता। केवल बुलडोजर चला देने से विकास नहीं कहा जा सकता। विकास के लिए आपको धरातल पे आना पड़ेगा। अभी बाढ़ की स्थिति में आपने देखा कि किस तरीके से पुलों का टूटना, किस तरीके से सड़कों का धंसना, ये सब चीजें एक गिरावट के तौर पे देखी जा रही हैं कि कहां तक, कितने स्तर तक भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा और रमेश चंद्र मिश्रा जी जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं निचले स्तर तक, जो आम आदमी की पकड़ से बाहर होती चली जा रही हैं। उनको जरूरतों का सामान, जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए भ्रष्टाचार में अपना कहीं ना कहीं उनको योगदान करना पड़ रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि ये जमीनी हकीकत, जो गोवंशीय पशु हैं उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जितना परेशान हुए हैं, मैं समझता हूं कि एक उसका भी एक परिणाम जो है वो इन चुनाव में दिखाई दिया है। और महंगाई, बेरोजगारी, ये जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो नहीं दिए और उसी के परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों के लिए जनता के साथ खड़ा होकर के जनता की लड़ाई लड़ेगा। ये मेरा भी विश्वास है और जनता का भी विश्वास है। ठीक है दिनेश शर्मा जी, विपक्षी गठबंधन नाकामी बता रहा है सरकार की और उसी का नतीजा लोकसभा के रिजल्ट को बता रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इससे
परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा संदेश भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया, कहा कि बैकफुट पर मत आइए, आगे के लिए सोचिए। आप कैसे देख रहे हैं सर? आप शायद म्यूट हैं सर, अनम्यूट करिए खुद को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही दिनेश जी अभी तक। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा दिनेश शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं विनम्र सिंह जी के पास अब चल रहा हूं, एक बार कनेक्शन को हम चेक करा लेते हैं आपका। विनम्र सिंह जी, दोनों को आपने सुन भी लिया, कैसे देख रहे हैं सर, नाकामी है या योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसको तवज्जो ज्यादा पार्टी को दे मैं बता रहा था तुमको, तुम कह थे कि नहीं लगातार सामने आ रही हैं। हेलो जी जी बोलिए सर, अब आपकी आवाज आ रही है एक बार जी। ठीक है विनम जी, मैं दिनेश जी से कमेंट ले लेता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं सर। दिनेश जी आप बोलिए सर। देखिए ये बहुत गहन चिंतन का विषय है।